Hello, all. Hope you are doing so good. We are back with the second lecture on development in digital payments. So, the topic which we are going to study on this chapter is prepaid payment instruments, that is abbreviated as PPI. Understanding this lecture is very important from an objective perspective, descriptive perspective, and obviously the interview. Such kind of questions you have to face in the interviews also, because this is the basics of digital payments. So without wasting any further time, let's move on to our first slide. So the first slide is with respect to what is meant by prepaid payment instruments. Kindly just understand what has been written over here. क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, आई एम देयर टू एक्सप्लेन यू ना, बट लेट मी गिव 1 सेकेंड, मुझे जस्ट देखने दो कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है या नहीं किया है. या इट्स इन रिकॉर्डिंग. या सो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, या देखो, प्रीपेड ये समझना बस जरूरी है और कुछ भी नहीं. ठीक है, प्रीपेड मतलब क्या? आप पहले किसी चीज के लिए एडवांस में पे कर रहे हो और बाद में आप उसकी सर्विस ले रहे हो. ठीक है, जैसे योर मोबाइल रिचार्ज इज व्हाट? प्रीपेड. ठीक है, आप पहले से ही रिचार्ज कर रहे हो और उसकी बाद में आप सर्विस ले रहे हो. सो दैट इज अ प्रीपेड. प्रीपेड टैक्सीज, प्रीपेड टैक्सीज काफी ज्यादा होती है. मुंबई में आप जाओगे, एयरपोर्ट पे जाओगे, दिल्ली एयरपोर्ट पे जाओगे, मुंबई एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको काफी ज्यादा प्रीपेड टैक्सीज देखने के लिए मिलेगी. मतलब क्या? वो टैक्सी के सर्विस के लिए आप ऑलरेडी पैसा पे कर रहे हो. जब आपने पैसा पे कर दिया तो ही जाके वो आप टैक्सी की सर्विसेज यूज कर पाते हो. सो दैट इज व्हाट? दैट इज प्रीपेड टैक्सी. प्रीपेड रिचार्ज, आपने पहले से ही पेमेंट कर दिया, पहले से ही रिचार्ज कर दिया और उसकी सर्विसेज आप बाद में यूज कर रहे हो. सेम गोज फॉर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. यार ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें आपने पहले से ही रिचार्ज करवा दिया है और बाद में वो इंस्ट्रूमेंट्स को आप यूज कर रहे हो फॉर मेकिंग द पेमेंट्स, उसको आप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बोलोगे. फॉर एन एग्जाम्पल, मोबीक्विक का वॉलेट या फिर पेटीएम का वॉलेट. आप क्या कर रहे हो? पेटीएम के वॉलेट में पहले कुछ पैसा डाल रहे हो. फॉर एन एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपीज डाल दिए. कहां पे गए? वॉलेट में चले गए. तो ये जो वॉलेट में 10,000 रुपीज गए, उसका इस्तेमाल आप कब कर सकते हो? जब आपके वॉलेट में पैसे रहेंगे. सिंपल. तो पेटीएम वॉलेट कैसे चलता है? आप पहले उसमें रिचार्ज करोगे आपके बैंक अकाउंट से, वो वॉलेट में पैसा आने के बाद वो पैसा आप कोई भी पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ प्रीपेड वॉलेट. सो वॉलेट्स आर नथिंग बट द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. और एक एग्जांपल ले लो. यार दिल्ली की मेट्रो है, पुणे मेट्रो है, मुंबई मेट्रो है, तो वहां पे मेट्रो कार्ड होता है. मेट्रो कार्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है क्या? सोचो, सोचो. हाँ ऑब्वियसली है. क्यों? क्योंकि उसमें हम पहले पैसा डाल रहे हैं ना. पहले वो कार्ड में हम पैसा रिचार्ज कर रहे हैं और वो कार्ड के माध्यम से बाद में हम कोई भी मेट्रो की टिकट्स निकाल सकते हैं. तो क्या हो गया? ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हो गया. ओके, ओके. So I hope you are clear with this. For that, you can just go through what has been written over here. Okay. So you got it. What is meant by prepaid payment instruments? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे पहले आपने पैसा पे कर दिया और उसके सर्विसेज आप बाद में यूज कर रहे हो फॉर मेकिंग द पेमेंट्स, उसको आप क्या बोलोगे? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. प्रीपेड रिचार्ज पीपीआई रहेगा क्या? नहीं रहेगा. ठीक है, दैट इज नॉट अ पीपीआई, क्योंकि वो पेमेंट्स के लिए यूज नहीं कर रहे हो आप उसको. ठीक है, अगर आप रिचार्ज ऐसे कर रहे हो कि आपने आपके बैंक अकाउंट से पहले पेटीएम वॉलेट में पैसा डाला और वो पेटीएम वॉलेट के पैसे से अगर आप रिचार्ज कर रहे हो
तो that Paytm wallet would be called as a prepaid payment instruments. I hope we are damn clear with it. Who can issue PPI? यार कोई भी एंटिटी PPI इशू कर सकती है, बट अप्रूवल तो लेना पड़ेगा. किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? पेमेंट्स रिलेटेड चीजों को कौन ध्यान में रखता है? बैंकिंग रिलेटेड चीजों को कौन ध्यान देता है? तो कोई भी पेमेंट ऑपरेटर को अगर लाइसेंस लेने की जरूरत है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेगा. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उसको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी अगर कोई भी एंटिटी को अपना प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लॉन्च करना है तो. ठीक है, कोई भी एंटिटी को अगर अपना पीपीआई लॉन्च करना है तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा. कौन चालू कर सकते हैं? कोई भी, बैंक्स भी और नॉन बैंक्स भी. ठीक है, बट ये जो नॉन बैंक्स है ये कंपनीज होने चाहिए और इनका कंपनीज का रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 और 2013. तो ये जो नॉन बैंक पीपीआईज है ये रजिस्टर्ड होने चाहिए हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर. ठीक है, जब कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो तभी जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये लोगों को लाइसेंस प्रोवाइड करेगा ऑफ द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. तो यहां पे हमने क्यों लिखा है कि यार बैंक्स भी तो रजिस्टर्ड होने चाहिए ना कहीं पे. तो यहां पे क्यों नहीं लिखा है कि बैंक्स रजिस्टर्ड होने चाहिए अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और 2013? बताओ. क्योंकि बैंक्स रजिस्टर्ड ही नहीं होते कंपनीज एक्ट के अंदर, क्योंकि बैंक्स तो बैंक्स है ना. बैंक्स को डायरेक्टली लाइसेंस दिया जाता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. वेरी गुड, ये सेक्शंस पे सवाल पूछे जाते हैं. Okay. Now, what are the types of PPIs? It's very simple. First is closed-ended PPI, closed-ended system, and other is other than closed-ended systems or other than closed-ended PPIs. Okay. Closed-ended PPIs में क्या बोला है? ये ऐसे PPIs है जो बस पर्टिकुलर मर्चेंट के सर्विसेज को ही अवेल कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, पेटीएम वॉलेट में आपने पैसा डाला तो पेटीएम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने एप्लीकेशन पे, वही एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपके पास क्लोज्ड एंडेड पीपीआई है तो. फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल ने पेटीएम वॉलेट का यूज कर रहा है तो राहुल का जो पेटीएम वॉलेट है क्लोज्ड एंडेड पीपीआई है. मतलब क्या? राहुल ये पेटीएम वॉलेट के माध्यम से बस पेटीएम की सर्विसेज को ही अवेल कर सकता है. जैसे पेटीएम अगर आपको रिचार्ज करने का ऑप्शन दे रहा है तो रिचार्ज कर सकोगे. पेटीएम अगर आपको फ्लाइट टिकट्स बुक करने का ऑप्शन दे रहा है तो वो कर पाओगे. तो पेटीएम के एप्लीकेशन पे जितने भी सर्विसेज है बस आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्लोज एंडेड सिस्टम के ऊपर. फॉर एन एग्जाम्पल, पेटीएम ने अपना रिचार्ज का ही ऑप्शन निकाल दिया अपने एप्लीकेशन से, तो तब आप पेटीएम वॉलेट के माध्यम से आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो पेटीएम के थ्रू. ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन ही निकाल दिया है. पेटीएम वॉलेट के थ्रू आप फोन पे पे भी जाके आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि पेटीएम वॉलेट क्लोज एंडेड सिस्टम है. मतलब जो सर्विसेज पेटीएम आपको दे रहा है वही सर्विसेज का आपको इस्तेमाल करना है. दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज एंडेड सिस्टम. तो क्लोज एंडेड सिस्टम में एक तो चीज पता चल गई, जिस एंटिटी से आप पीपीआई ओपन कर रहे हो उसी एंटिटी के आप सर्विसेज यूज कर सकते हो, बाकी किसी की भी नहीं. ओके. और इसमें क्या चीज है, आप कैश को विड्रॉ नहीं कर सकते हो. अगर आपके वॉलेट में पैसा है तो वो वॉलेट का पैसा आप एटीएम्स के थ्रू नहीं निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये कैश विड्रॉल्स भी अलाउड नहीं है. ओके. और क्या, अगर आपके पेटीएम वॉलेट में पैसा है तो और आप क्या नहीं कर सकते हो, एक तो आप उन्हीं से आपको सर्विसेज लेनी पड़ेगी, वही ऑपरेटर से आपको सर्विस लेनी पड़ेगी, और सेकंड आप कैश को विड्रॉ नहीं कर सकते हो.
और क्योंकि ये क्लोज्ड एंडेड सिस्टम है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है हमें आप में इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड एंडेड पीपीआई है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान के चलो कि दिल्ली मेट्रो का जो आपको मैग्नेटिक कार्ड मिल रहा है वो कार्ड क्लोज्ड एंडेड सिस्टम है। मतलब क्या? वो कार्ड से बस आप दिल्ली मेट्रो की ही टिकट्स निकाल सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं। तो वो कैसा हो गया? क्लोज्ड एंडेड सिस्टम हो गया। तो क्लोज्ड एंडेड सिस्टम में क्या हो रहा है? गिने चुनिंदे लोगों को ही सर्विसेज दी जा रही है। तो राहुल को सर्विस दी जा रही है वो दिल्ली मेट्रो कार्ड से, अक्षय को दी जा रही है, अरुण को दी जा रही है, आरती को दी जा रही है, मृण्मयी को दी जा रही है। ऐसे 10-15 लोगों को ही सर्विस दी जा रही है। ठीक है, कहाँ पे? उनके एप्लीकेशन पे, वो दिल्ली मेट्रो पे। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है क्योंकि आपका जो रीच है, आपका जो ऑडियंस का रीच है वो बहुत लिमिटेड है, तो हम इस केस में ना ही आपको रेगुलेट करेंगे और ना ही इस केस में हम आपको सुपरवाइज करेंगे। क्या नहीं करेंगे इस केस में? देखो रिजर्व बैंक क्या बोल रहा है, इश्यू और ऑपरेशन ऑफ सच क्लोज्ड एंडेड सिस्टम्स इज नॉट क्लासिफाइड एज अ पेमेंट सिस्टम रिक्वायरिंग अप्रूवल और ऑथराइजेशन बाय द आरबीआई एंड देयरफॉर नॉट रेगुलेटेड और सुपरवाइज्ड बाय द आरबीआई। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है समझ लो। क्योंकि यार क्लोज एंडेड सिस्टम का जो रीच है ना, बहुत लिमिटेड रीच है। तो आरबीआई बोलते हैं हमारे पास बहुत काम है, हम ये छोटे छोटे चक्करों में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा आरबीआई कहना चाहता है बट डायरेक्टली नहीं कह रहा है। तो आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि क्लोज एंडेड सिस्टम का रीच जो है काफी लिमिटेड है। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लोज एंडेड सिस्टम्स के लिए अप्रूवल नहीं देता है और इसीलिए उनको रेगुलेट भी नहीं करता है और उनको सुपरवाइज भी नहीं करता है। अदर देन क्लोज एंडेड सिस्टम, यहां पे जैसे फॉर एन एग्जाम्पल राहुल के पास मोबीक्विक का वॉलेट में पैसा है। तो मोबीक्विक का वॉलेट क्या बोलता है कि आपको जहां पे पैसा वॉलेट से खर्च करना है वहां पे करो। ठीक है, तो आपको हमारे एप्लीकेशन से ही सर्विसेज लेना कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक है, जहां पे करना है वहां पे करो, बट कुछ इसमें लिमिटेशंस है। किसमें लिमिटेशंस है आगे देखेंगे। तो दो तरह के अदर देन क्लोज्ड एंडेड सिस्टम है, स्मॉल पीपीआईस, उसको मिनिमम डिटेल पीपीआईस भी बोलेंगे हम, और एक फुल केवाईसी पीपीआईस। ओके, तो स्मॉल पीपीआई में क्या हो रहा है? स्मॉल पीपीआई में अगर राहुल के पास मोबीक्विक का वॉलेट है, तो अगर वो स्मॉल पीपीआई, तो यहां पे क्या हो सकता है, राहुल मोबीक्विक के वॉलेट के थ्रू तो सारी अपनी सर्विसेज अवेल कर सकता है जो मोबीक्विक प्रोवाइड कर रहा है। ये तो कर सकता है। ठीक है, ये तो क्लोज एंडेड में भी हो रहे थे। बट स्मॉल पीपीआई में डिफरेंट क्या है कि अगर मोबीक्विक का वॉलेट, मोबीक्विक की जो कंपनी है, अगर उन्होंने आईआरसीटीसी के साथ पार्टनरशिप की है, उन्होंने पंजाब पीएनजी ज्वेलर्स के साथ पार्टनरशिप की है, तनिष्क के साथ पार्टनरशिप की है, उन्होंने बीपीसीएल के साथ पार्टनरशिप की है, उन्होंने इंडियन ऑयल के साथ पार्टनरशिप की है, उन्होंने केएफसी के साथ पार्टनरशिप की है, उन्होंने मैकडोनल्ड्स के साथ पार्टनरशिप की है। किसने? मोबीक्विक ने। तो मोबीक्विक ने जितने भी मर्चेंट्स के साथ पार्टनरशिप किया है, वो सारे मर्चेंट्स के लोकेशंस पे भी राहुल अपने मोबीक्विक वॉलेट से पेमेंट कर सकता है। क्यों कर सकता है? बिकॉज मोबीक्विक ने ये सारे मर्चेंट्स के साथ पार्टनरशिप कर ली है। ओके, तो स्मॉल पीपीआईस में क्या डिफरेंस है स्मॉल पीपीआईस और क्लोज्ड एंडेड में? स्मॉल पीपीआई में आप जिसका वॉलेट है उसके सर्विसेज तो अवेल कर ही सकते हो और उसके पार्टनर्स के सर्विसेज भी अवेल कर सकते हो स्मॉल पीपीआई में। बट क्लोज एंडेड में आप जिसका वॉलेट है उसी के सर्विसेज यूज कर पा रहे थे। ओके, और क्या है, क्लोज एंडेड सिस्टम में लिमिटेड रीच थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल नहीं दे रहा था, तो इसलिए वो सुपरवाइज और रेगुलेट भी नहीं करता था। स्मॉल पीपीआईज में रीच ज्यादा है, तो ज्यादा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल भी देगा और रिजर्व रेगुलेट और सुपरवाइज भी करेगा। एज सिंपल एज दैट। बट सेम पॉइंट क्या है उसमें? सेम पॉइंट ये है
कि क्लोज एंडेड सिस्टम में आप कैश को विड्रॉ नहीं कर सकते थे और स्मॉल पीपीआई में भी आप कैश को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये एक सिमिलर पॉइंट है। फुल केवाईसी पीपीआई यहां पे बोला है सारी छूट हम दे देंगे कस्टमर को, उनको बोल देंगे हमारे एप्लीकेशन से आप सर्विसेज ले लो, मर्चेंट के सर्विसेज से, मर्चेंट हमारे जो पार्टनर्स है उनसे आप सर्विसेज ले लो, आप कैश विड्रॉल कर लो, हर एक चीज कर लो। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है फुल केवाईसी पीपीआईज में। तो हर एक चीज दी जा रही है इन द फुल केवाईसी पीपीआईज। ठीक है, अभी फुल केवाईसी पीपीआईज में क्या हो रहा है? हर एक सर्विसेज दी जा रही है। तो इसीलिए जब भी एंटिटी जाती है अपना प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो इनके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस लिए जाते हैं। ठीक है, और राहुल को भी अपना फुल केवाईसी पीपीआई ओपन करवाना है फ्रॉम द पेटीएम और मोबीक्विक, उसको भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे एड्रेस प्रूफ्स देने पड़ते हैं टू दिस वॉलेट कंपनीज, टू दिस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कंपनीज। क्यों? क्योंकि इसमें तरह तरह की सर्विसेज राहुल अवेल कर सकता है। स्मॉल पीपीआईज में थोड़े बहुत ही केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। आई होप वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस। ओके, सो अदर देन क्लोज सिस्टम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल भी देता है। क्योंकि अप्रूवल देता है तो ऑब्वियसली रेगुलेटर सुपरवाइज भी तो करेगा, एज सिंपल एज दैट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स है, जैसे मोबीक्विक, पेटीएम, ये सारे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हो गए, फोन पे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, गूगल पे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। तो ये पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के थ्रू रेगुलेट करता है? बोलेंगे आप लोग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो बिल्कुल आंसर गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट ऑफ 2007। ये एक्ट के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन लोगों को अप्रूवल देता है और उनको रेगुलेट और सुपरवाइज भी करता है। कौन सा एक्ट के थ्रू? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। आई होप दिस इज क्लियर। यस, another category of PPI that we have already talked about is small PPIs, but there are two subcategories into it. First is PPIs up to 10,000 and PPIs up to 10,000. But the difference is पहले इसमें कैश लोडिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, सेकेंड इसमें कैश लोडिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मतलब क्या? ठीक है यार, राहुल को ना पेटीएम वॉलेट यूज करना है, बट राहुल के पास बैंक अकाउंट नहीं है। अगर राहुल के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वो पेटीएम वॉलेट में पैसे डाल पाएगा क्या? नहीं डाल पाएगा। बट उसको पेटीएम वॉलेट तो यूज करना है, तो उसको कुछ ना कुछ दूसरे तरीके से भी पैसा वॉलेट में जाने का परमिशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको वॉलेट यूज करना है ना, तो उसको कुछ ना कुछ ऑप्शंस तो अवेलेबल होने चाहिए। बैंक अकाउंट नहीं है तो ठीक है, राहुल के बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है, उसको फिर भी वॉलेट में पैसा डालना है, तो वो कैसे डालेगा? नहीं डाल सकता है। पहला केस, राहुल के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो वो वॉलेट में पैसा डाल सकता है, बैंक अकाउंट के थ्रू नहीं, क्योंकि बैंक अकाउंट है ही नहीं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस है बट उसको पैसा डालना है 10,000 रुपए, तो वो डाल पाएगा क्या? नहीं डाल पाएगा बैंक अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ पे राहुल को पेटीएम वॉलेट तो यूज करना है, तो राहुल क्या करेगा? पेटीएम के पास जाएगा, पेटीएम के ब्रोकर के पास जाएगा और पेटीएम के ब्रोकर को बोलेगा ये लो 10,000 रुपए और 10,000 रुपए कैश लो और ये कैश आप मेरे पेटीएम वॉलेट में डाल दो। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा राहुल बोल रहा है। किसको बोल रहा है? ब्रोकर को बोल रहा है, पेटीएम के ब्रोकर को बोल रहा है, या पेटीएम के ऑफिस में जाके बोल रहा है। तो कैश लोडिंग फैसिलिटी, आप कैश के माध्यम से भी वो पीपीआईज में पैसा डाल सकते हो, एज सिंपल एज दैट। कितना डाल सकते हो? ओनली 10,000 रुपीज। कितना? ओनली 10,000 रुपीज आप डाल सकते हो। ओके, तो पढ़ लो एक बार, कैश के माध्यम से आप 10,000 रुपीज डाल सकते हो। क्या लिखा हुआ है? स्मॉल पीपीआईज, पीपीआईज अप टू 10,000 विद कैश लोडिंग फैसिलिटी। तो ये कैश लोडिंग वाले पीपीआईज है ना, स्मॉल पीपीआईज, उसका फुल केवीआईसी पीपीआईज में भी कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 24 मंथ्स।
ठीक है, पहले आपने स्मॉल पीपीआई ओपन कर लिया विथ कैश लोडिंग फैसिलिटी। अगर आपको लगता है नहीं यार आपको फुल केवाईसी पीपीआई की जरूरत है क्योंकि आपको फंड्स ट्रांसफर करना है, कैश विड्रॉ करना है, तरह तरह के लोकेशंस पे तरह तरह के मर्चेंट्स को अगर आपको पेमेंट्स करने हैं, तो आप बोलोगे कंपनी को मेरे पास स्मॉल पीपीआई है, उसमें मेरा काम नहीं जम रहा है, आप मुझे फुल केवाईसी पीपीआई ओपन करके दो। ठीक है, तो आप फुल केवाईसी पीपीआई ओपन कर सकते हो विद इन 24 months ऑफ स्टार्टिंग योर स्मॉल पीपीआई। ओके, नेक्स्ट इज विथ नो कैश लोडिंग फैसिलिटी। ओके, कैश लोडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। The cash loading of PPIs is limited to 50,000 per month subject to overall limit of the PPI. The limit on loading of PPIs via electronic or online means is subject to overall limit of the PPI. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेकेंड वाला ऑप्शन है PPIs up to 50,000 में विथ नो कैश लोडिंग फैसिलिटी, यहाँ पे तो आप कैश कुछ डाल ही नहीं सकते हो, पहले इसमें आप कैश लोड कर सकते हो। ओके, पर ट्रांजैक्शन आप कितना कैश लोड कर सकते हो विद कैश लोडिंग में 10,000 रुपीज, बट पर मंथ की अगर आप बात कर रहे हो पहले वाले पीपीआई में तो आप उसमें 50,000 रुपीज डाल सकते हो। आई होप वी आर वेरी क्लियर विद दिस। ओके, next is both types of small PPIs are reloadable and shall be used only for purchase of goods and services. Okay, क्योंकि स्मॉल पीपीआई हमें पता है कि हम इससे कैश को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लैरिटी दी हुई है कि पीपीआई विथ कैश लोडिंग फैसिलिटी कितनी है, पीपीआई विथ कैश विदाउट कैश लोडिंग फैसिलिटी कितनी है। ठीक है, सो मैक्सिमम मंथली लोड अमाउंट, मैक्सिमम एनुअल लोन अमाउंट, एक महीने में आप कितना डाल सकते हो। ठीक है, कितना, सारी चीजें मिला के। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, पूरी की पूरी चीजें मिला के, मतलब मेरे बैंक अकाउंट के थ्रू कितना जा सकता है, मेरे कैश के माध्यम से कितना जा सकता है, वो इसकी लिमिट दी हुई है। सो क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम मंथली लोड अमाउंट, मैक्सिमम एनुअल लोड अमाउंट, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मैक्सिमम डेबिट अमाउंट, रीलोडिंग और कन्वर्शन ऑफ स्मॉल पीपीआईस। ठीक है, तो क्या बोला है कि एक महीने के अंदर पीपीआईस विद कैश लोडिंग फैसिलिटी, यहां पे आप ये पीपीआई में कितना पैसा डाल सकते हो फ्रॉम ऑल दी सोर्सेस, कितना पैसा डाल सकते हो आप, 10,000 रुपीज डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी 10,000 डाल सकते हो। एक साल में कितना डाल सकते हो, मैक्सिमम 1,20,000। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपके वॉलेट में, आपके पीपीआई इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम कितना रुपए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, ओनली 10,000 रुपीज। मैक्सिमम डेबिट अमाउंट पर मंथ, वो भी 10,000 रुपीज है। और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कुछ दिया हुआ नहीं था, आरबीआई के वेबसाइट पे उन्होंने भी नॉट अप्लीकेबल लिखा हुआ है। कन्वर्शन टू फुल केवाईसी हमने बात किया है विद इन 24 मंथ्स का, कौन से इसमें, पीपीआई विद कैश लोडिंग में, पीपीआई विदाउट कैश लोडिंग में नहीं बोला गया है। ओके, लोडिंग और रीलोडिंग ऑफ सोर्सेस, तो देखो यहाँ पे कैश लोडिंग है तो यहाँ पे भी कैश के माध्यम से आप पेमेंट्स कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू तो कर ही सकते हो। तो ये कैश और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू आप मैक्सिमम 10,000 रुपीज कर पा रहे हो एक महीने के अंदर। पीपीआई विदाउट कैश लोडिंग फैसिलिटी, यहाँ पे आप कैश छोड़ के बाकी किसी भी चीज के थ्रू आप पैसा लोड कर सकते हो। कहां पे, विदाउट कैश लोडिंग फैसिलिटी में। कन्वर्जन ऑफ स्मॉल पीपीआईज हो सकता है, अलाउड है, यहाँ पे हमने बात किया था। बट यहाँ पे क्या बोला है, द स्मॉल पीपीआईज विथ कैश लोडिंग फैसिलिटी existing as on 24 December can be converted to this PPI if desired by the PPI holder। ठीक है, तो ऐसा PPI जिसकी कैश लोडिंग फैसिलिटी है, बट उस वो चाहता है कि यार मुझे तो काम ही नहीं है, मुझे तो कैश लोडिंग में जो फैसिलिटी ही बंद करनी है, तो मैं क्यों फालतू में कैश लोडिंग फैसिलिटी के ऊपर पीपीआई वालों को मैं एक्स्ट्रा चार्जेस उनको दूं मैं। तो राहुल बोलता है कि उसके पास कैश लोडिंग फैसिलिटी है
बट मुझे विदाउट कैश लोडिंग फैसिलिटी वाला पीपीआई ओपन करना है, ठीक है, तो वो भी हो सकता है, बट वो हो सकता था। कब तक हो सकता था? अगर आपके पास विथ कैश लोडिंग फैसिलिटी वाला पीपीआई है 24 दिसंबर 2019 तक, तो तब अगर आपको विदाउट कैश लोडिंग फैसिलिटी पीपीआई में अगर आपको कन्वर्ट करना था तो वो चीजें हो सकती थी, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे बोली गई है। यू कैन स्किप द लास्ट पॉइंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ऊपर वाली चीजें याद रख लो। कैसे याद रख सकते हो? देखो, तीन चीज तो 10,000 रुपए है, ठीक है, मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग अमाउंट और मैक्सिमम डेबिट इज 10,000 रुपीज। एनुअल क्या है? 10,000 इंटू 12 कर दो, कितना हो गया वो आपका? 10,000 इंटू 12 हो गया 1,20,000 रुपीज, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज सेलेक्ट फीचर्स ऑफ फुल केवाईसी पीपीआई। तो फुल केवाईसी में तो सारी छूट दी हुई है ना आपको, ठीक है। क्या छूट दी हुई है? वो तो रिलोडेबल है यार, जितना पैसा डालना है उसमें बार बार डालो आप, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या बोला गया है? अमाउंट आउटस्टैंडिंग भी 2 लाख के ऊपर कभी नहीं होना चाहिए। पिछले स्मॉल में क्या देखा था हमने? स्मॉल में हमने देखा था कि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग 10,000 के ऊपर कभी भी नहीं होना चाहिए। यार फुल केवाईसी तो बड़े बड़े लोग है ना, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज अवेल करेंगे, फंड्स ट्रांसफर करेंगे, कैश विड्रॉ करेंगे, हर एक लोकेशन पे उसकी सर्विसेज अवेल करेंगे। तो उस केस में मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 2 लाख रुपीज। याद हो जाएगा सर, बड़े लोग हैं तो 2 लाख रुपए होना चाहिए यहाँ पे, छोटे लोग हैं स्मॉल पीपीआई है तो वहां पे 10,000 रुपए रहेंगे। यहाँ पे फुल केवाईसी में कोई लिमिट नहीं दी हुई है कि आप कितना पैसा डाल सकते हो एक साल, एक महीने के अंदर, और कितना पैसा उससे निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज दे कैन बी यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ये तो आपको पता है, ओके। फंड ट्रांसफर कितना अलाउड है? फंड ट्रांसफर इज अलाउड from a full KYC PPI within a limit of 10,000 per month per holder. However, an enhanced limit of up to 2 lakh per month per beneficiary can be availed if the beneficiary is pre-registered by the PPI holder. ठीक है, यहाँ पे बोला है अगर राहुल को उसके फ्रेंड को फंड्स ट्रांसफर करना है फुल केवाईसी वॉलेट्स के माध्यम से, तो वो कर सकता है। कितना कर सकता है? 10,000 रुपीज पर मंथ कर सकता है पर होल्डर, ठीक है, पर हिज फ्रेंड 10,000 रुपीज कर सकता है। अगर मेरा फ्रेंड है आदर्श, तो मैंने उनको 10,000 रुपए एक महीने में पे कर दिए, तो मैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं, ठीक है। बट अगर राहुल का ऐसा है कि उसको ट्रांसफर करने होते हैं एक महीने में एक फ्रेंड को 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, तो राहुल बोलता है यार 10,000 में मेरा कुछ नहीं होगा, तो राहुल जाता है जिसके पास पेटीएम वॉलेट के पास, जिसके पास उसने फुल केवाईसी करके रखा हुआ है, तो उसको एप्लीकेशन दे देता है कि यार 10,000 में मेरा कुछ नहीं होता है, मुझे लिमिट बढ़ा के 2 लाख रुपीज चाहिए पर मंथ पर बेनिफिशियरी। तो राहुल को जब भी चाहिए वो 2 लाख रुपीज की लिमिट उसके लिए बढ़ा के रख सकता है, ओके। तो ये भी बोला गया है कि राहुल को जब चाहिए वो 2 लाख की लिमिट उसको कम करना है तो कम भी हो जा सकती है, उसको एप्लीकेशन करने की जरूरत है, ओके। आपको पता है ना फुल केवाईसी पीपीआई में कैश विड्रॉल भी हो जाएगा। कहां से? एटीएम से कैश विड्रॉल हो जाएगा, बिजनेस करस्पॉन्डेंट के थ्रू कैश विड्रॉ हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल्स के थ्रू कैश विड्रॉ हो जाएगा। बट कितना हो सकता है? वो हो सकता है 2,000 रुपीज पर ट्रांजैक्शन ओनली। 2,000 ही रुपए आप निकाल सकते हो आपके पीपीआई के थ्रू। एटीएम में जा रहे हो तो 2,000 निकलेगा, बीसी के पास जा रहे हो तो 2,000 निकलेगा, पॉइंट ऑफ सेल्स पे भी 2,000 ही निकलेगा, ठीक है बॉस। विद इन एन ओवरऑल मंथली लिमिट ऑफ 10,000 रुपीज अक्रॉस ऑल ट्रांजैक्शंस। 2,000 पर ट्रांजैक्शन लिमिट है, पूरे मंथ में आप बस 10,000 निकाल सकते हो फुल केवाईसी पीपीआई के अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10,000 10,000 काफी बार रिपीट हो रहा है, तो जब भी पढ़ाई करोगे ऐसा दिमाग में याद रखना कि 10,000 ना इन 7-8 चीजों के लिए है, तो आपको वो चीजें बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आपको याद हो गई होगी अभी तक। कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े फिगर्स दिख रहे होंगे, बट जिस एंगल से मैं पढ़ा रहा हूं उसी एंगल से फिगर्स को आप याद रखोगे
तो आपको तुरंत के तुरंत चीजें याद हो जाएगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दो अलग कैटेगरीज ये पीपीआई के, कौन सा, गिफ्ट पीपीआई और पीपीआई फॉर मास ट्रांजिट सिस्टम। गिफ्ट पीपीआई मतलब क्या? Amazon gift voucher is nothing but gift PPI. ओके, क्योंकि यार क्या कर रहे हो आप, वो पीपी Amazon वाउचर में पहले आप पैसा लोड कर रहे हो और वो पैसा लोड करने के बाद आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, वो वाउचर, आप Amazon का वाउचर। तो Amazon के वाउचर से वो क्या खरीदेगा, वो कुछ भी चीजें खरीद सकता है, Amazon के थ्रू खरीद सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एग्जाम्पल, आई वॉज वर्किंग इन अ कंपनी कॉल्ड एज XYZ का मैं एम्प्लॉय था। तो जब मैंने XYZ से रिजाइन किया तो उन्होंने गिफ्ट ऑफ अप्रिसिएशन उन्होंने मुझे Amazon का वाउचर दिया था। ठीक है, तो क्या हुआ, बेसिकली मेरी XYZ कंपनी ने Amazon वाउचर में पैसा डाला और वो Amazon वाउचर मुझे यूज करने के लिए दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले पैसा डाला हुआ है और पैसा डालने के बाद वो वाउचर को मैं यूज कर पा रहा हूं। तो ये क्या हो गया, दिस वाउचर इज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ओके, क्योंकि ये वाउचर से पेमेंट ही तो कर रहा हूं ना, अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, इस वाउचर से मैं पेमेंट ही कर रहा हूं। So that's why this voucher is a prepaid payment instrument. PPI is for mass transit system. I have already given you the example. Transit, mass transport, local train का transport, metro का transport, आपके वो कौन से बसेस होते हैं, गवर्नमेंट बसेस का ट्रांसपोर्ट, दिस इज ऑल कम अंडर मास ट्रांजिट सिस्टम। गवर्नमेंट बोल रहा है हमें नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लेके आना चाहिए। वो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या होगा, वो सारे के सारे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट्स में यूज किया जाएगा। जैसे मेट्रो में यूज किया जाएगा, जैसे बस स्टेशन पे यूज किया जाएगा, जैसे और क्या होता है आपके, अगर कोई गवर्नमेंट के ई रिक्शाज है तो वहां पे यूज किया जाएगा, गवर्नमेंट की लोकल ट्रेन की सर्विसेज है वहां पे यूज किया जाएगा। तो एक आपको कार्ड दिया जाएगा, वो कार्ड का नाम है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो जितने भी गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट वाली सर्विसेज है वहां पे आप हर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में वो कार्ड का आप यूज कर सकते हो। दैट इज व्हाट, दैट इज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो क्या हो रहा है, मास ट्रांसिट के लिए यूज हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगेन एक एग्जाम्पल ले लो, मुंबई मेट्रो आपको एक कार्ड दे रहा है। वो कार्ड आप क्या करोगे, बस मुंबई मेट्रो के टिकट्स को खरीदने के लिए ही यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर मुंबई मेट्रो के अंदर जितने भी मर्चेंट्स के शॉप्स है उनको, वो मर्चेंट्स के थ्रू भी कुछ चीजें अगर आपको खरीदना है तो उसका भी इस्तेमाल आप मास ट्रांजिट सिस्टम पीपीआई से कर सकते हो। तो मुंबई मेट्रो है, मुंबई मेट्रो के टिकट्स भी आप वो कार्ड से खरीद सकते हो, और मुंबई मेट्रो के अंदर जितने भी मर्चेंट्स बैठे हुए हैं वो मर्चेंट्स के सर्विसेज का भी लाभ आप पीपीआई एमटीएस से उठा सकते हो। एज सिंपल एज दैट। चलो देख लेंगे क्या है। गिफ्ट पीपीआई, Amazon का गिफ्ट वाउचर ना 10,000 से ऊपर नहीं हो सकता है, इसलिए मेरे कंपनी ने मेरे को 1,000 का वाउचर दिया था। ठीक है, मुझे क्यों कंपनी ने दिया होगा 1,000 रुपीज का वाउचर, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि राहुल ने मेरे कंपनी का एक साल में रेवेन्यू बस 3 करोड़ ही तो ऊपर उठा के दिया है। सो 3 करोड़ का राहुल को गिफ्ट मिला है 1,000 रुपीज। ठीक है, सो दैट इज माई टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम माई एक्स कंपनी। ओके, ठीक है। सो मैक्सिमम गिफ्ट पीपीआई का वैल्यू कितना हो सकता है, 10,000 रुपीज ओनली। गिफ्ट पीपीआई को रिलोडेबल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। राहुल को 1,000 रुपए दे दिए हुए, उसको फिर से आप रिलोड कर सकते हो क्या, फिर से मेरी एक्स कंपनी उसको रिलोड कर सकती है क्या, नहीं कर सकती है। 1,000 का काम हो गया, राहुल का जो वाउचर है वो वॉइड हो गया, राहुल का जो वाउचर है वो नलिफाइड हो गया, उसका कुछ भी काम नहीं रहेगा। गिफ्ट पीपीआई से कभी फंड ट्रांसफर करते हो क्या आप, नहीं यार, आपको कुछ चीजें गिफ्ट मिली है, आपको कुछ चीजें गिफ्ट मिली है तो गिफ्ट का आप पैसा निकाल लोगे क्या, नहीं। ठीक है, आपकी अगर आपको कोई फ्रेंड गिफ्ट दे रही है डम्बल्स, ठीक है, बट डम्बल्स तो आपके पास है,
तो क्या वो डंबल्स जाके आप बेचते हो क्या कभी, क्योंकि आपको उससे कुछ पैसा कमाना है? नहीं ना। डंबल्स आप कभी बेचते हो क्या क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है? नहीं ना। तो वैसे ही गिफ्ट पीपीआई कभी भी आप बेच सकते हो क्या, उससे पैसा निकाल सकते हो क्या? कभी नहीं निकाल सकते हो। तो गिफ्ट पीपीआई में जो भी पैसा आया वो आप कैश आउट नहीं कर सकते हो, निकाल नहीं सकते हो। और गिफ्ट पीपीआई में जो भी पैसा है वो आप आपके बैंक अकाउंट में भी नहीं ले सकते हो, दैट इज फंड को आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। बट देखो देखो, मेरी एक्स कंपनी को लगा कि नहीं यार, राहुल ना 1,000 रुपए के लायक भी नहीं है, तो मेरी कंपनी क्या कर सकती है, मेरी कंपनी वो 1,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर में जो भी पैसा उन्होंने डाला है वो वापस ले सकती है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं का पैसा है तो वो वापस भी ले लेंगे। ओके। तो क्या हो रहा है, फंड्स वापस भी लिया जा सकता है सोर्स अकाउंट में, मतलब किसके, मेरे एक्स कंपनी के अकाउंट में। ओके। मैं एक्स कंपनी की बात कर रहा हूं, डोंट टेक मी वेरी रॉन्ग। ठीक है, और किसी की याद भी मत करो प्लीज, फोकस ऑन योर स्टडीज। ओके। पीपीआई फॉर मास ट्रांसिट सिस्टम, ये कौन करता है, मास ट्रांजिट सिस्टम ऑपरेटर्स, जैसे दिल्ली मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, ये लोग आपको ये इशू कर देंगे। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एमटीएस, दिस पीपीएस कैन बी यूज्ड ओनली एट मर्चेंट्स whose activities are related to or are carried on within the premises of the transit system। तो दिल्ली मेट्रो के अंदर, चेन्नई मेट्रो के अंदर, मुंबई मेट्रो के अंदर जितने भी शॉप्स है, वो शॉप्स में आप ये पीपीआई का यूज कर सकते हो। मास ट्रांजिट सिस्टम में रिलोडेबल तो होता है ना, एक कार्ड आपने चेन्नई मेट्रो से लिया, वो कार्ड थोड़ी ना फेंकते हो। पहले आपने 3,000 रुपए डाल दिए, 3,000 खत्म होने के बाद फिर से 3,000 डाल दिए, 3,000 खत्म होने के बाद फिर से 3,000 डाल दिए। ठीक है, तो बार बार रिलोडेबल किया जा सकता है। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कितना मैक्सिमम अमाउंट रह सकता है उसमें, बस 3,000 रुपए ही। इससे भी कैश आउट अवेलेबल नहीं है, फंड ट्रांसफर अवेलेबल नहीं है, और रिफंड भी अवेलेबल नहीं है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन, एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड which we'll talk about miscellaneous। यार आपके पीपीआई में पैसा पड़ा हुआ है, उस पे इंटरेस्ट देगा क्या कोई? नहीं देगा। मोबीक्विक वॉलेट में पैसा पड़ा है, आपको इंटरेस्ट मिलता है? नहीं मिलता है। आपके चेन्नई मेट्रो कार्ड में पैसा पड़ा हुआ है, उसमें कोई आपको इंटरेस्ट देता है? नहीं देता है। Amazon गिफ्ट वाउचर आपके पास पड़ा है, उस पर कोई इंटरेस्ट देता है? नहीं देता है। तो आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा पीपीआई बैलेंसेस पे। ठीक है। पेपर वाउचर्स भी इशू नहीं किए जाते हैं अभी इन द फॉर्म ऑफ पीपीआई। एक चीज और याद रखो, आपको तो पता है ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 क्या होता है, क्योंकि आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है ये चीज। फॉरेक्स जिस दिन मैं आपको पढ़ा रहा था, उस दिन आपने पढ़ लिया ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 क्या होता है, कैटेगरी 2 क्या होता है, कैटेगरी 3 क्या होता है, पता है आपको। चलो, तो राहुल के पास अगर फुल केवाईसी पीपीआई है, और वो फुल केवाईसी पीपीआई उसको ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक ने दिया हुआ है, एसबीआई, एचडीएफसी इज अ एडी कैटेगरी 1 बैंक। ठीक है। तो राहुल के पास एसबीआई का फुल केवाईसी पीपीआई है, तो राहुल क्या कर सकता है, ये फुल केवाईसी पीपीआई के माध्यम से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस भी कर सकता है। ठीक है, राहुल क्या कर सकता है, बाहर के कंट्री में अपना पैसा भी बेच सकता है। फॉर विच पर्पसेस, फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस ओनली एंड नॉट फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। राहुल को अगर बाहर के कंट्री से, फॉर एन एग्जांपल उसको यूएसए से आईफोन मंगाना है, तो आईफोन मंगाने के लिए भी राहुल दूसरे कंट्री में पैसा भेज सकता है। कब भेज पाएगा राहुल के पास, जब एसबीआई का फुल केवाईसी पीपीआई होगा, तभी ही। राहुल के पास जब ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स का फुल केवाईसी पीपीआई होगा, तभी जाके राहुल आईफोन खरीदने के लिए बाहर के कंट्री में पैसा भेज सकता है। दैट इज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस ओनली। पीपीआई का यूज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं होता है, और ना ही किया जाएगा इन द नेक्स्ट 10 to 15 years। ओके, ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? पर ट्रांजैक्शन लिमिट ओनली 10,000 रुपीज। 10,000 में आईफोन आएगा क्या? नहीं आएगा।
अभी तो नहीं आएगा, बट अगर राहुल का मानना है कि वो आईफोन की फैक्ट्री स्टार्ट कर देगा यूएसए में, सो एज अ सोशल कॉस्ट आई विल गिव यू अ आईफोन विद द वैल्यू 5,000 रुपीज। ओके, तो तब जाके आप फुल केवाईसी पीपीआई के माध्यम से आईफोन खरीद सकते हो, क्योंकि आपको 5,000 में मिल रहे हैं। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप आईफोन नहीं खरीद पाओगे। क्यों नहीं खरीद पाओगे? बिकॉज द ट्रांजैक्शन लिमिट इज 10,000। ओके, सो ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? ओनली 10,000 रुपीज पर ट्रांजैक्शन। पर मंथ की लिमिट क्या है यार? 50,000 रुपीज, ओनली 50,000 रुपीज। याद रखिए, किसके लिए? क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस के लिए। किससे किया जाता है? फुल केवाईसी पीपीआई से। तो जितने भी पीपीआई से, जितने भी अभी तक पड़े हुए, सारों की मिनिमम वैलिडिटी 1 साल की तो रहेगी ही रहेगी, बट वो वैलिडिटी बढ़ाई भी जा सकती है बाय द पर्टिकुलर पीपीआई ऑपरेटर्स। एसबीआई को लगता है कि नहीं, हमारे ना पीपीआई की वैलिडिटी 2 साल की होनी चाहिए, 4 साल की होनी चाहिए, तो पीपीआई ऑपरेटर्स वो कर सकते हैं। तो उनको मिनिमम वैलिडिटी बट 1 साल की तो देनी ही देनी पड़ेगी। ओके, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर ऑफ पीपीआई। सी हाउ सिंपल इट इज। आपको देखो समझ में आ गया है, याद भी हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत इजी एग्जांपल आपको दिए हुए हैं। तो ये इजी एग्जांपल अगर आप डिस्क्रिप्टिव में लिख रहे हो तो आपका सोचो डिस्क्रिप्टिव आंसर कितना अच्छा बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो भूल ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। मैं आज भी मेरे ऑफलाइन सेशन में फाइनेंशियल रेशियोज पढ़ा रहा था, जो आपका चैप्टर है फ्रॉम द अकाउंट्स। तो वहां पे भी यही बोल रहा था, रट्टा मारने वाली कोई भी जरूरत नहीं है। 96% और 97% ऑफ द सिलेबस बिना रट्टा मारे कंप्लीट किया जा सकता है, इफ यू हैव कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ भी चीजें रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड करो, जिसके लिए तो मैं हुई आपके साथ। ठीक है, कंसेप्ट को बिल्ड करके अगर आप इस पे एमसीक्यूज छुड़ाओगे तो आप भूलोगे नहीं कभी भी। दैट्स माई गारंटी। ओके, I think you like the session very much. Kindly do let me know in the comment section. I feel very bad when you don't do any comments, because I don't get to understand if you are liking the session of, or if you are not liking the sessions. Even if you dislike it, kindly do let me know in the comment section, no, so that there is slight chance for me to improve myself, right? And if you like the session, kindly do let me know in the comment section, ताकि आपके comments पढ़ के मैं थोड़ा खुश तो हो जाऊं। मेरे efforts कुछ रंग ला रहे हैं, वो भी तो मुझे पता होने चाहिए ना। ठीक है, I want to help you helplessly till the time I can do that. So I hope you like this session. If you like it, do let me know in the comment section. Your comments are much more valuable to me. Thank you so much. Make discipline your habit in order to be successful in your life journey. Thank you so much, guys. I hope to see you again in my next lecture, that is Development in Digital Payments Part 3. Bye bye. Have a good night and Merry Christmas to all of you.